आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और आज फिर मैं नया सेशन लेके आ गया हूं और वो सेशन क्या है आपको पता है, द हिंदू वोकैब। मतलब द हिंदू पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से जो भी वोकैब रहता है, वर्ड्स रहते हैं इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डेली लाइफ में यूज होते हैं और साथ ही आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज के एडिटोरियल में कौन सा वोकैब मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं। बताने से पहले बेसिक लेवल, मैं बार बार कहता हूं ये हमारे सेशन का बेसिक लेवल है। जैसे ही मैं कम से कम 100 से 200 वर्ड्स आपको याद करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग सेकंड मॉडरेट और फिर हाई लेवल में चलेंगे। तो आते हैं, आज का फर्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फ्लिंग। क्या लिखा है? फ्लिंग। अपने आप में ये वर्ब है, दैट मीन्स इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई पूछता है तो क्या बोलोगे कि सर फ्लिंग तो एक वर्ब है। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, क्या होता है डेफिनेशन, और हम कैसे करेंगे यूज, इसे जानते हैं। सबसे पहले हिंदी मीनिंग जान ले तो मतलब फेंकना। सिर्फ फेंकने के लिए तो थ्रो भी आता है ना, बात समझ रहे हो ना? तो फिर थ्रो का मतलब यहां फ्लिंग क्यों रखे? हम थ्रो ही लिख देना चाहिए था। आओ इसके डेफिनेशन को समझते हैं। थ्रो का मतलब नॉर्मली फेंकना। मैंने ऐसे कलम को नॉर्मली आपकी तरफ फेंक दिया। आई थ्रू द पेन टू माया। बात समझ में आ रही है? देखो क्या है, टू थ्रो somebody या समथिंग समवेयर विथ फोर्स। पूरा फोर्स लगा के जब आप किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को कहीं फेंकते हैं तो वैसे सेंस में हम किसका यूज करते हैं? फ्लिंग का यूज करते हैं। इसमें एक एडिशनल बात याद रखिएगा कि थ्रो में भी फोर्स लगाया जाता है, फ्लिंग में ज्यादा फोर्स लगाया जाता है। थ्रो हो सकता है हंसी मजाक में मैं आप पे फेंक दूं, लेकिन फ्लिंग अगर यूज कर रहे हैं इसका मतलब है स्पेशली आई एम वेरी वेरी एंग्री, या कोई बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा में अगर कोई वस्तु को बहुत फोर्स के साथ फेंकता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्लिंग का यूज करते हैं। बात समझ में आ गया ना? आओ इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लिखा गया समवन हैड फ्लिंग का फ्लंग हो गया समवन हैड फ्लंग अ ब्रिक। किसी ने एक ब्रिक जो है, एक ईंट को है फेंका था। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ब्रिक तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ फिर से ए कैसे आ गया? थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रिक का यूज जब हम रॉ मटेरियल्स की तरह करते हैं, मतलब कच्चे माल या सामग्री के रूप में, जिससे आप कुछ नया बना सकते हो, उस केस में ब्रिक जो होता है अनकाउंटेबल होता है। बट जब हम इसे कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, रॉ मटेरियल की तरह नहीं, एक ईंट से मैंने फेंक के मारा, वैसा थोड़ी कि उस एक ईंट से आप घर बना लोगे। तो जब ये कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं हम इसे, तो ये जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। बट जैसे ही इससे रॉ मटेरियल की बात करें, जैसे मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक, अधिकांश घर जो हैं वो किससे बने हैं? ईंट से बने हैं। तो वहां पे ब्रिक्स का यूज या अ ब्रिक का यूज नहीं करेंगे। आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? स्क्वाश। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बचपन में मैगजीन्स पढ़ा करते थे, जैसे मैं पढ़ा करता था नागराज का, जोगा का, ध्रुव का, तो उन सारे मैगजीन्स में इंग्लिश में ही मैं पढ़ता था, तो उसमें स्क्वाश वर्ड रहता था, स्क्वाश ऐसे लिखा रहता था। तो वहां से ये टर्म मेरे माइंड में बैठ गया था कि किसी चीज को दबाना, कुचलना इतना बुरी तरह से कि हम उसकी स्थिति को खराब कर दे या फिर उसके साइज को, उसके आकार को हम चेंज कर दे। तो वैसा मीनिंग लेके आता है स्क्वाश। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करें तो वर्ब है, क्रिया को दिखाता है, दबाना कुचलना। हिंदी मीनिंग तो दबाना कुचलना। डेफिनेशन मैंने एक्चुअली आपको बताया, लेकिन फिर से एक बारी देखते हैं क्या है। लिखा गया टू प्रेस समथिंग, किसी चीज को, एसटीएच का मतलब समथिंग, किसी चीज को दबाना, सो दैट इट बिकम सॉफ्ट, मतलब उसको इतना आपने दबाया कि वो क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। आपको याद होगा अगर कभी आप जिम गए होंगे या फिर कभी बहुत टाइम के बाद जब आपने क्रिकेट या कोई गेम खेला होगा, तो आपके बॉडी में क्या होता है? पेन होता है ना। वो पेन को दूर करने के लिए हम लोग मसाज करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग प्रेस करते हैं ताकि वो क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए। तो वो हम स्क्वाश कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? टमाटर को रखो और ऐसे करके दबा दो, वो स्क्वाश हो गया, क्योंकि वो मुलायम हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, शेपलेस हो गया। अच्छा, शेपलेस की बात करें तो एमॉर्फस का भी यूज करते हैं शेपलेस के सेंस में। खैर यहां देखते हैं क्या है। तो आप जानेंगे टू प्रेस समथिंग सो दैट इट बिकम सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो जाए। डैमेज्ड यानी कि वो बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए, या उसका आकार हम क्या करें? चेंज कर दे। एग्जाम्पल देख ले क्या? एग्जाम्पल देखो, लिखा है
The tomatoes at the bottom of the bag had been squashed. वो जो टमाटर बहुत सारे थे, कहाँ? बॉटम ऑफ द बैग. अब आप बताओ, मार्केट जाओगे और आपको 2 4 5 सामान खरीदना है, परचेज करना है. 5 kg जो है आटा खरीदना, 2 kg चावल खरीदना है, और सबसे नीचे अगर टमाटर रख दोगे तो सिचुएशन क्या होगा? टमाटर जो है स्क्वाश्ड हो जाएगा. तो यही बात कहा गया है कि वो जो भी टमाटर थे बैग के बॉटम में हैड बीन स्क्वाश्ड, वो क्या हो गए थे? दब गए थे, कुचल गए थे, या वो पिचक गए थे. हो गया क्लियर? तो 2 वर्ड्स हमने देखा, एक फ्लिंग और एक स्क्वाश. बहुत इंपॉर्टेंट है. आज जो थर्ड वर्ड हमारा क्या है? हेल्पलेस. अब हेल्पलेस की जब बात करते, होपलेस नहीं, हेल्पलेस. हेल्पलेस और होपलेस लगता है मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसमें चीजें हैं, डिफरेंस है इसके मीनिंग में. होपलेस का मतलब जो बड़ा एकदम होपलेस हो गया, कोई भी उसके पास होप नहीं है, आशा की किरण नहीं है, यानी निराशा ही निराशा है, वैसा ही कुछ मिलता जुलता सा है. हेल्पलेस एक एडजेक्टिव है, और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो वैसा इंसान जिसका भाग्य खराब हो, भाग्यहीन हो, या बहुत अभागा हो. छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं जो डेली लाइफ में होता है. आप मान लो कि बैंक गए और बैंक में आपको क्या करना है? अपना पासबुक अपडेट करवाना है. आप लाइन में लगे हो, 10 आदमी आगे हैं आपके और आप 10 के पीछे हो, यानी 11th पोजीशन पे हो. आप वेट कर रहे हो, गर्मी है, ठीक है, एसी चल रहा है बैंक में, लेकिन पहुंचते 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 जैसे ही आपकी बारी आई, उस समय हो गया लंच ब्रेक. और लंच ब्रेक हुआ तो वहां जो सिंगल विंडो ऑपरेटर है, जिसे हम SWO कहते हैं, वो उठ के चला गया. आप बोले, हे भगवान, मेरा किस्मत ही खराब है, मैं बड़ा अभागा इंसान हूं. तो उस अभागा या भाग्यहीन के लिए हम हेल्पलेस का यूज करते हैं. इसके डेफिनेशन को देखते हैं क्या है. नॉट लकी या अनफॉर्चुनेट, जो लकी नहीं है या फिर जो अनफॉर्चुनेट है, जिसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारी घटनाएं होती हैं. एग्जाम्पल देखते क्या है. लिखा है, द हेल्पलेस पैसेंजर्स वर स्ट्रैंडेड एट द एयरपोर्ट फॉर 2 days. जो भी हेल्पलेस पैसेंजर्स थे, यानी जो अभागा थे, जो जिनका भाग्य खराब था, हो सकता है कि एयरपोर्ट पे उनको कोरोना डिटेक्ट हो गया हो, या एयरपोर्ट पे उनके पास ड्रग्स मिल गया हो, तो उनका किस्मत तो खराब है. तो वो क्या थे? स्ट्रैंडेड थे एयरपोर्ट पे. कितने दिनों के लिए? 2 दिनों तक वो क्या थे? वहां फंसे हुए थे. बात समझ में आ गया ना? जनरली स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कहीं किसी मुसीबत में फंस जाना. तो हमने जाना हेल्पलेस के बारे में. ओके, आओ मूव ऑन. द वर्ड नंबर 4, अपैलिंग. अपैलिंग का मतलब क्या होता है? घटिया या भयावह. अपैलिंग एक एडजेक्टिव है. देखो, अपैलिंग को ऐसे कर सकते हो ना कि अपैलिंग, अपैल यानी कि कुछ ऐसा वाला सेंस कि सर बहुत ही घटिया चीज है, मुझे ये पसंद नहीं, तो मैं अपैलिंग कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? अपैलिंग कर रहा हूं. मुझे वो चीजें बिल्कुल भी, अपैलिंग को ऐसे कर लो, मैं उसका अपोज कर रहा हूं. अपैलिंग अपोज कर रहा हूं, मतलब चीजें अच्छी नहीं है, घटिया है. आओ इसके डेफिनेशन को देखते हैं. शॉकिंग या फिर एक्सट्रीमली बैड, जो बहुत शॉक करने वाला है. मतलब अगर आपको लगे कि आप अपने घर में हैं और आपके नीचे वाले फ्लैट में कोई बंदा 2 दिन से मरा पड़ा है और आपको पता ही नहीं है, तो ये कैसा न्यूज है? बड़ा भयावह न्यूज है, मतलब एकदम शॉकिंग है और बहुत बुरा भी है. तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपैलिंग का. ओके, आओ एक एग्जांपल देखते हैं क्या है. द प्रिजनर्स वर लिविंग इन अपैलिंग कंडीशंस. कह रहा है कि जो भी कैदी लोग हैं वो रह रहे थे बहुत ही बुरे और घटिया कंडीशंस में. ऐसा नहीं है कि आप जेल जाते हैं तो बड़ा अच्छे से आपको रखा जाता है. मे भी हो सकता है वहां फैसिलिटीज नहीं हो, बहुत प्रॉब्लम्स हो, खाना नहीं मिलता है. तो वैसी सीन के लिए जो कंडीशन बहुत बुरा है, घटिया है, उसके लिए हम लोग अपैलिंग कंडीशन का यूज किए. तो हमने 4 वर्ड्स देखा जो हमेशा आपके न्यूज़पेपर, इवन एग्जामिनेशन के पेपर्स में भी मिल जाते हैं. आइए आगे बढ़ते हैं. मूव ऑन द वर्ड नंबर 5, रैटिफाई. आप लोग इससे बहुत वाकिफ होंगे क्योंकि ये जो वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है. एग्जामिनेशन में बहुत बार ही पूछा गया है. रैटिफाई के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अपने आप में वर्ब है, दैट मीन्स एक्शन को डिनोट करेगा. ओके, मीनिंग देखते हैं. तो औपचारिक पुष्टि, क्या ये मीनिंग सफिशिएंट है क्या? नहीं. आपको पता है कि आपको इसका डेफिनेशन समझना होगा. यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, जानना जरूरी है. देखो क्या है. टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली वैलिड बाय वोटिंग और साइन करके.
मतलब कि किसी भी एग्रीमेंट को ऑफिशियली तौर पे, आधिकारिक तौर पे जब उसे हम वैलिड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं रेटिफाई का यूज करते हैं। और कैसे वैलिड किया जाएगा, या तो सारे लोग वोटिंग कर दे या सारे लोग उस पर सिग्नेचर कर दे। तो ऐसे चीजों का जो पुष्टि होता है, जो उसे ऑथेंटिसिएशन मिलता है, उसके लिए जो वर्ड आता है वो कौन है, रेटिफाई है। ओके, तो आते हैं इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाई ऑल द मेंबर स्टेट्स। जो एक संधि है वो क्या किया गया, उसकी आधिकारिक या औपचारिक पुष्टि की गई किनके द्वारा, बाई ऑल द मेंबर स्टेट्स, जो भी सदस्य राज्य हैं या सदस्य देश हैं उनके द्वारा। बात समझ में आ गया ना। आ जाओ, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है वर्चुअल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एडिटोरियल का हेडिंग ही आज यही है, वर्चुअल। ओके, आओ देखते हैं क्या है ये वर्चुअल। अपने आप में वर्ब तो है, यानी कि एक्शन तुम्हें समझ में आ गया। मीनिंग देखते हैं क्या, लगभग या करीब करीब। अब एक बात बताइए, मैंने कहा यहां पे आई थिंक, एक सेकेंड, ये वर्चुअल एडजेक्टिव होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसको यहां इरेज कर दो, इसको एडजेक्टिव कर लेते हैं। क्लियर है। मैंने कहा कि वर्चुअल एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, लगभग या करीब करीब। ओके, आओ देखते हैं क्या है। बीइंग ऑलमोस्ट और नियरली समथिंग, यानी कि एकदम ऑलमोस्ट का मतलब करीब करीब, या नियरली समथिंग का मतलब किसी चीज के करीब, इतना करीब करीब कि उसमें अगर थोड़ा सा कोई बेसिक डिफरेंस भी हो ना तो उसे हम इग्नोर कर दें, उसे हम माइंड नहीं करें, उसके लिए हम वर्चुअल का यूज करते हैं। आओ देखते हैं इसके एक एग्जाम्पल को। द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ वर्चुअल सिविल वॉर। फिर से समझो, द कंट्री इज इन अ स्टेट ऑफ वर्चुअल सिविल वॉर, यानी कि कंट्री जो है, कोई देश है, वो कैसे स्टेट पे आ गया, किस अवस्था में है, ऑफ वर्चुअल सिविल वॉर। यानी कि सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं। सिविल वॉर, सिविल का मतलब क्या होता है, जो भी डोमेस्टिक चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं, उनकी बात करते हैं। तो कोई भी देश जो है किस अवस्था में, लगभग जो है सिविल वॉर के अवस्था में आया हुआ है, करीब करीब। बात समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने, 7th नंबर है लिटिगेंट। क्या मैंने बोला, लिटिगेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये बेसिकली याद रखिएगा, इसका हम यूज जो है लॉ के सेक्शन में ज्यादा करते हैं। क्या मैंने बोला, लॉ के सेक्शन में हम लिटिगेंट का यूज ज्यादा करते हैं। और किस रूप में करते हैं, नाउन के रूप में। जैसे इसके डेफिनेशन को जानने से पहले हिंदी मीनिंग देखो। मुकदमेबाज, जो मुकदमा लड़ता है, जो चीजों का डिफेंड करता है, कहां करता है, कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि जहां कोर्ट है, जहां कानून की बात की जाती है, वहां डिफेंड करने वाले पर्सन को हम क्या कहते हैं, लिटिगेंट कहते हैं। आओ ना देखते हैं क्या है डेफिनेशन। अ पर्सन हु इज मेकिंग और डिफेंडिंग अ क्लेम इन कोर्ट, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, डिफेंड करता है किसी क्लेम को, कहां, कोर्ट में, यानी कि मुकदमा लड़ता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटिगेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए क्या, देखो क्या है। द लिटिगेंट में प्रेजेंट न्यू एविडेंस एट द कोर्ट, जो लिटिगेंट है, मुकदमेबाज है, वो प्रस्तुत कर सकता है नया एविडेंस, न्यू एविडेंस एट द कोर्ट, कहा, नया साक्ष्य, एविडेंस का मतलब प्रमाण, साक्ष्य, कहां कर सकता है, तो कोर्ट में। तो ये हो गया लिटिगेंट। आगे बढ़ते हैं, इस सेशन का लास्ट वर्ड, 8th वर्ड। जनरली मैं 6 वर्ड्स डिस्कस करता हूं, आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, दैट्स वाई मैंने 8 वर्ड्स लिया। चलो देखते हैं क्या है। जनरली मूव को क्या जानते हो, मूव का मतलब मूव करना, वर्ब जानते हैं ना सारे लोग। देखो, जब मूव का यूज हम नाउन की तरह करते हैं ना, तो इसके साथ कुछ प्रेपोजिशन आता है, और वो प्रेपोजिशन कायदे से या तो अवे होगा या फिर बात करें तो टू होगा। ओके, और जरूरत के हिसाब से आगे हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मूव के साथ अवे या मूव के साथ टू आया और मूव वहां पे वर्ब की तरह नहीं फंक्शन करके नाउन की तरह फंक्शन करेगा ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या इसका मीनिंग होता है, समझिएगा। और चेंज इन आइडियाज, एटीट्यूड्स और बिहेवियर, किसी भी आइडिया में, किसी के व्यवहार में अगर जो चेंज आता है, बदलाव आता है, कोई भी आइडिया, जैसे मैंने एक आइडिया लाया कि मैं क्या करूंगा ना,
एक ऐसा काम करूंगा जिससे जितने भी वैसे लोग हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी रक्षा कर सकूं, उनका देखभाल कर सकूं। और इस आइडिया में अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो उसके साथ या तो मूव अवे या फिर मूव टू का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखा जाए क्या है। देयर हैज बीन अ मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। देखो, मूव के साथ अवे आया, फिर फ्रॉम आया, समथिंग है मतलब न्यूक्लियर एनर्जी। देयर हैज बीन अ मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का जो आइडिया है उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज है उसमें क्या आ चुका है, एक चेंज आ चुका है, बदलाव आ चुका है। तो आज कायदे से हमने 8 इंपॉर्टेंट वोकैब को देखा जो आपके डेली लाइफ में और साथ में आपके एग्जामिनेशंस में पूछे ही पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ पर डे इन वोकैब को याद करते चलो, लिखते चलो। क्या करना है ना, याद करने का तरीका, एक नोटबुक लीजिए, एक डायरी लीजिए, पेन लेना है, सारे वर्ड को राइट डाउन करना है, टेक डाउन करना है और पर डे उसको 2 बार 3 बार पढ़ना है और फिर यूज करना है। जैसे फ्लिंग है तो मैंने कहा देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अदरवाइज मैं ये तुम पे फ्लिंग कर दूंगा। यानी कि गुस्से में फेंकी गई चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लिंग का। दिन में 4 बार बोल दो ना, जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। यही सबसे बेस्ट तरीका होता है, वे होता है टू लर्न एनी वोकैब। टू लर्न एनी वोकैब क्या है, यू शुड ट्राई टू यूज दोस वर्ड्स। आपको उन वर्ड्स को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। कैसा लगा आज का वोकैब कमेंट करके जरूर बताएंगे और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए ओके।